तो आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को क्या देखना है उसको समझने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास में बताता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन सॉल्व करने पर कुल मिलाकर कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। पहले का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम था एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे का नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आपने N, L और M के नाम से डिनोट किया था। प्रिंसिपल नंबर वाज डिनोटेड बाय N, the azimuthal quantum number is denoted by L and the magnetic quantum number was denoted by M। पर सारा कुछ डिनोशन हो जाने के बाद भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दोनों का स्पिन अपोजिट आ रहा था, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि इस प्रकार से अगर कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इस तरह से अगर ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमता होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसकी वजह से इसका स्पिन अलग होता है और इसका स्पिन अलग होता है। तो एक को अगर आप s इज इक्वल टू प्लस हाफ से डिनोट करते हैं तो दूसरे को आप s इज इक्वल टू माइनस हाफ से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से एक घर में रहने वाले दो भाई का एड्रेस सारा कुछ सेम होता है। ये एग्जाम्पल दिया होगा मैंने कि आप मान लीजिए मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया होगा कि चूंकि मैं 2 भाई हूं तो मेरा नाम प्रणव मिश्रा और मेरे भाई का नाम प्रभव मिश्रा है, तो दोनों एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहते हैं तो इंडिया भी सेम, झारखंड भी सेम, जमशेदपुर भी सेम, कॉलोनी का नाम भी सेम, घर का नाम भी सेम, घर का नंबर भी सेम, पिताजी का नाम तक सेम। पर लास्ट मोमेंट पे जाके एक छोटा सा डिफरेंस क्या हो गया? मेरा नाम हो गया प्रणव मिश्रा और उसका नाम क्या हो गया? प्रभव मिश्रा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मेरा और मेरे भाई का एक ही घर में रहने का एड्रेस सब कुछ सेम था, सिर्फ एक ही चीज बदल गई, दोनों का नाम। ठीक उसी प्रकार से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह रहे हैं इसका भी सारा क्वांटम नंबर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो क्या परिवर्तन होगा? उसका स्पिन बदल जाएगा। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है। आज की क्लास में मैं आपको यह समझाऊंगा कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसका शेप कैसा होता है। तो आप हेडिंग डालें शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से पहले हम लोग समझते हैं कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है और फिर धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जो कुछ एक आध कॉन्सेप्ट है, जैसे एक है रेडियल नोड किसे कहते हैं और एक है नोडल प्लेन किसे कहते हैं। तो बेसिकली 2 ही कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है, वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। लिखना कुछ भी नहीं है कॉपी में जब तक मैं बोलूं नहीं लिखने के लिए। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? देखिए एज सच s ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल शेप होता है। पर मैं बोर्ड पर बनाऊंगा तो मुझे कैसा बनाना होगा? मैं सर्कुलर भी बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड पर 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो इसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? सर्कल बनाऊंगा। पर आपको ये अज्यूम करना है कि ये क्या बना हुआ है? ये एक फुटबॉल बना हुआ है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। ठीक है, अब ये जो मैंने अगर 1s का बनाया है तो जैसे ही मैं 2s लिखता हूं उसकी साइज क्या हो जाएगी? उसकी साइज विल इंक्रीज बिकॉज 2s जो है वो 1s से बड़ा होगा। सिमिलरली जैसे ही मैं 3s को जाऊंगा वो फर्दर इससे क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो शेप है स्फेरिकल शेप, ये किसका होता है? s ऑर्बिटल का होता है। इधर दी शेप ऑफ s ऑर्बिटल। यहां बीच में क्या होता है? बीच में यहां पे न्यूक्लियस होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इसके, मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो शेप्स मैं बना रहा हूं एक्चुअली इसका कोई फिजिकल शेप होता नहीं है। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पर पाए जाने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन वहां है ऐसा नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला कि एक साथ एक ही जगह पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। तो अगर आप उसका पोजीशन और वेलोसिटी पता नहीं कर सकते तो फिर आपको पता कैसे चला कि ये शेप में रहता है? आप उसका शेप नहीं बता सकते, आप एक अनुमान लगा रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद इस जगह पर उसके पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा, ओजोन लेयर का एक एग्जांपल समझाया होगा, या फिर मैंने कहा होगा कि बारिश वगैरह जो लोग कौन से डिपार्टमेंट, जो वेदर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं तो वो बताते हैं कि आज इस इलाके में बारिश होने की संभावना है। संभावना बोलते हैं, होती है, कई बार हो भी जाती, कई बार नहीं भी होती। तो संभावना मतलब जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो लेकिन अगर कोई कह रहा है सर्टेनिटी के साथ कि 90% चांस है कि यहां मिलेगा और अधिकांश केसेस में वो सही हो जाता है, तो फिर उस आदमी की बात आप सुनते हैं?
भाई मान लीजिए कोई कह रहा है कि चेहरा किसका देखा, मैंने सपोज कर इसका चेहरा देखा, मैंने कहा आपका चेहरा देख के लग रहा है आपको बेटा होगा, अभी नहीं, जो आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद, और आपको बेटा हुआ, ठीक है, फिर मैंने इसको देखा, इसको देखने के बाद तुम्हें बेटा होगा, अभी नहीं, शादी होने के बाद। खैर अब मैंडेटरी वैसा रहता नहीं है, लाइक अब पहले भी ये सब संभव है। आपको अगर मैं देखूं और बोलूं इनको बेटी होगी, अच्छा ऐसे मैंने 1000 आदमी को बोला और उसमें 950 पीपल्स का सही बोल दिया, देन पीपल विल कम टू मी। आप क्या सा जादू जानते हैं, चेहरा देख के बता रहे बेटा होगा बेटी होगी, कोई अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता नहीं है ना, आप चेहरा देख के बता दे रहे। तो ये जो आपका एक हुनर है, तो प्रोबेबिलिटी है, कुछ तो आपने ऐसा साइंस देखा होगा ना जो चेहरा देख के बता दे रहा है, अच्छा ये आपको दोनों होगा। स्नेहा खुश हो गई, बोली अरे वाह सर एक ही साथ जुड़वा, अभी नहीं बाद में। तो संभावना अगर मान लीजिए मैं ये एक्यूरेटली बोल पा रहा हूं कि इसकी संभावना अभी ज्यादा है या इसकी संभावना कम है, देन यू विल ट्रस्ट मी, आप मेरे को ट्रस्ट करेंगे, हाँ यार ये बोल रहा है मतलब तो इसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही उन लोगों ने, साइंटिस्टों ने इस तरह का एक शेप डिफाइन किया और शेप डिफाइन करने को बोला कि इसमें इस तरीके के शेप में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसे हम ये नहीं कहते कि इसका शेप है, हम इसे कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री सरफेस डायग्राम, कि इसी बाउंड्री के अंदर सेंटर से दूरी इतने पर उसके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। कितनी संभावना है? द संभावना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90%। और 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सत्य बोल रहे हैं। अब एक चीज ऐसा देखा गया कि जो S है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना है, अभी इससे पहले जब भी मैं डायग्राम बनाता था, मैं कैसे बनाता था? ऐसे एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, ऐसे बनाता था। अब वो वाला डायग्राम भूल जाइए, वैसा कोई डायग्राम होता ही नहीं है, क्योंकि वो सब कभी था ही नहीं। वो तो आपको ऐसे बना रहे थे, सब राहुल गांधी बनाया जा रहा था आपको, और आप राहुल गांधी बनते भी आ रहे थे उतने दिनों से। अच्छा ये भी हो सकता है यार कोई कांग्रेस वाला सुन ले और उसके बाद वो पूरा वायरल कर दे, नहीं राहुल गांधी, नॉट दैट राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, मेरे क्लास में जो बैठा हुआ है वो राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो वो नहीं तो लफड़ा भी हो सकता है ना यार, पता चला अरे यार नहीं आ गए सब झंडा वंडा लेके, उसमें तो छाप बनाया हुआ है, कहीं मेरे ऊपर ना छाप देके चले जाए हाथ वाला ना। अब देखिए जरा 2s को ध्यान से देखिएगा, 2s का डायग्राम जो मैं बना रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इस प्रकार से कुछ बनाया। किस किस को लग रहा है कि सर आप ड्राइंग के टीचर थे क्या कभी किसी जमाने में? ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं ना, मेरा डायग्राम देख के ऐसे भी किसी को नहीं लगना चाहिए कैसे ड्राइंग का टीचर। लेकिन आपको पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम में एक छोटा सा डिफरेंस जरूर नजर आ रहा होगा। पहले डायग्राम में आपको कहीं व्हाइट नहीं दिख रहा होगा बोर्ड, लेकिन सेकंड डायग्राम में आपको ना एक रीजन दिख रहा होगा जहां पे ना पूरा व्हाइट है, एक सर्कुलर रीजन, ये टायर के जैसा दिख रहा है ना, इधर ऐसा पूरा टायर है। यानी कुछ एक स्पेस ऐसा होता है किसी भी ऑर्बिटल में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं भी होती है। दैट पॉइंट इन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नोड। उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? NODE, नोड। जहां जहां पर नोड प्रेजेंट होता है वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाती है। ये एक नया इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो अभी के बाद आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल शेप में अगर नोड प्रेजेंट है तो जहां जहां पर नोड प्रेजेंट होता है वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना 0 हो जाती है। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन s ऑर्बिटल? तो फॉर्मूला कहता है n-1 नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होते हैं इन ns ऑर्बिटल। ns ऑर्बिटल मतलब n जो भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, अगर 1 हुआ तो ये 1s हो गया, 2 गया तो 2s हो गया एंड सो ऑन। तो वेयर ns इज व्हाट? s ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट नंबर्स। अब जरा मुझे बताइए इस फॉर्मूले को देखकर 1s में कितने नोड्स होने चाहिए? जब आप यहां पर इस फॉर्मूले में n-1 में आप 1s का फॉर्मूला से 1 पुट करेंगे तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। 0 नोड्स का क्या मतलब है? द प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो कहीं भी। इसलिए देखिए मैंने डॉटेड एरिया पूरे में बनाया है, कोई एक भी ऐसा एरिया जहां पे मैंने डॉट नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो बना दीजिए, बाई चांस अगर ऐसा हुआ है कि नहीं बनाया तो आपको बना देना चाहिए, उसको आप बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसा 1s में एक भी जगह नहीं है जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन जब आप 2s की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ नोड्स जब आप कैलकुलेट करेंगे ये होगा 2 - 1, और यहां पर कितने नोड्स आएंगे, एक नोड आएगा। और चूंकि एक नोड आया तो आप देखिए यहां पर एक नोड ऐसा मिल रहा है ना जहां पर इसके पाए जाने की संभावना क्या है, शून्य के बराबर है, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन वहां पर आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो जहां जहां पर नोड होता है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो हो जाती है। अब इतना कुछ मैं बोल चुका हूं तो इसको लिखवाना भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही बार पहले पूरा पढ़ा दूं, फिर इकट्ठे धीरे धीरे करके लिखते चले। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास जगह भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं। राइट, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding an electron, the probability of finding an electron, एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना, probability of finding an electron of given energy is maximum कितना, about 90%, about 90% is maximum, कितना, about 90% is called orbital, is called orbital। आप उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, फुल स्टॉप। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन helps us, Schrodinger wave equation helps us to determine the probability at any point around the nucleus, the probability at any point around the nucleus, probability of what, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दिया है उससे हम लोग एक नई चीज पता करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। तो हेडिंग डालिए, रेडियल वेव फंक्शन। व्हाट इज अ रेडियल वेव फंक्शन, ये पहले समझते हैं एंड देन वील अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने बोर्ड पर बताया है। व्हाट इज रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, रेडियल वेव फंक्शन क्या है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। राइट, द शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड, द शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि मैंने तो यहां पे डायरेक्टली आपको शेप बता दिया है, ये आया कहां से ये आपको कोई जानकारी मैंने नहीं दी है। तो लिखिए, द शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन साई, द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन साई as a function of r, the variation of wave function psi, psi किसको बोलते हैं, this is psi, the variation of wave function psi versus r, r is the distance from the nucleus, r is the distance from the nucleus, तो r जो है वो distance from the nucleus है। तो न्यूक्लियस से इसकी जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। अब जब हम इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा होता है जरा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा मैं एरिया मिटा रहा हूं, फिर बाद में लिख दूंगा मैं इसे पे, ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा आता है। ये जो वेव फंक्शन जो हमने प्लॉट किया साई वर्सेस रेडियस का, तो जो 1s का ग्राफ आया वो समथिंग ऐसा आया। इसी को जब हमने 2s के लिए प्लॉट किया, इसी को जब हमने 2s के लिए प्लॉट किया तो 2s के लिए जो प्लॉट आया वो थोड़ा सा ऐसा आया। ध्यान से देखिएगा, 2s के लिए जो प्लॉट आया वो थोड़ा सा ऐसा आया। पहले ग्राफ पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, सॉरी नेगेटिव होने के बाद वो नेगेटिव में ही रह गया, नेगेटिव होने के बाद वो नेगेटिव में ही रह गया, पर इंफिनिटी को टच कर रहा था। अब ऐसा मानते हैं कि जितनी बार ये रेडियल वेव फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, क्रॉस करता है, और जिस आर पर क्रॉस करता है, बिकॉज दिस ग्राफ इज बिटवीन
साई द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड रेडियस, रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, r इज इक्वल टू 0 पे न्यूक्लियस सिचुएटेड है। जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉइंट पड़ेगा, ऐसा पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है आपका फंक्शन, वेव फंक्शन साई, उस पॉइंट पर ही क्या पड़ता है, नोड पड़ता है। तो यहां से जिस पॉइंट पर ये आपका रेडियस पड़ा होगा, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसे आर नॉट मान रहा हूं, तो इस पॉइंट आर नॉट पर ही आपको क्या मिला होगा, ये आपको नोड जो है वो इसी तरीके से यहां पर मिला होगा। ये जो आपका रेडियस है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर नॉट बोलेंगे। तो रेडियल वेव फंक्शन से ही मुझे पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नोड और कितने एंटी नोड प्रेजेंट हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ्स उसके नीचे आप बनाएं, उसके ग्राफ बनाने के लिए उसके लिखें, द वेव फंक्शन was plotted between psi and r for different orbitals, and it was seen that for 1s 2s and 2p the graph was as shown. The graph was as shown. The graph was as shown. ध्यान से देखिए, 1s में जब देखा गया तो कोई कटिंग हो रही क्या, साई वर्सेस आर का जब हम लोग ग्राफ चेक कर रहे हैं तो ये कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर बाई चांस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आप इसे आसानी से आंसर दे पाएंगे। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का आपने ग्राफ बनाया और वो इस प्रकार से है। अगर वो इस प्रकार से बना और कहीं पर भी वो क्या हो रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो आप नोड की संख्या यहां पे क्या लिखोगे, नोड इज इक्वल टू 0। अगर ये एक जगह कट कर रहा है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, नोड इज इक्वल टू 1। अच्छा मुझे बताइए 2p पे क्रॉस कर रहा है क्या, 2p पे क्रॉस कर रहा है, ये तो इंफिनिटी को जा रहा है ना, ये तो यहां से ऐसे इंफिनिटी को जाएगा ऐसे, तो ये तो इंफिनिटी को चला गया, क्या यहां क्रॉस कर रहा है, नहीं। तो 2p में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2p में नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 0। अच्छा 3p में नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं, एक ही जगह कट रहा है ना, नंबर ऑफ नोड्स एक ही जगह आ रहा है। इसका मतलब सर आपने तो अभी फॉर्मूला बोला n-1, the n-1 was the formula for the nodes in ns orbital, यानी s ऑर्बिटल में। जब मैं p ऑर्बिटल के लिए बोलता हूं तो ये फॉर्मूला हो जाता है n-2 नंबर ऑफ नोड्स इन np, और p पहली बार कहां देखने को मिलता है, सेकेंड ऑर्बिटल में, उससे पहले p देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 1 पहले s मिलता है फिर p आता है। तो p और क्यों आता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि मैग्नेटिक नंबर जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वहां पे वो उसका रेंज क्या होता है 0 to n-1, तो 1 के लिए तो 0 से 0 ही रह जाएगा, लेकिन जब आप उसे p के लिए यानी 1 के लिए देखेंगे, 2 के लिए देखेंगे तो वो 0 से n-1, n-1 मींस 2 - 1 इज 1, तो l की दो वैल्यू आती है, एक 0 और एक 1, तो 1 किसके लिए डिनोट होता है, l की वैल्यू जब 1 होता है तो p के लिए डिनोट किया जाता है। तो ये चारों जो रेडियल फंक्शन मैंने बनाया है, इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी में बनाएं और दिखा दीजिएगा कि यही पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जितनी बार वो उसको कट करता है उसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। गॉट इट। तो इसको जल्दी जल्दी आप अपनी कॉपी में बना लें, और नोड का क्या मतलब होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, अभी हम लोग उसको लिख लेंगे। राइट, ये 4 डायग्राम बना लीजिए जल्दी जल्दी, एंड देन विल राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नोड। और फिर आप ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला इसी ग्राफ को ही हमने वहां पे क्या किया है, जनरलाइज किया है। राइट, लिखें, द पॉइंट एट विच वेव फंक्शन बिकम्स 0, द पॉइंट एट विच द वेव फंक्शन बिकम्स 0, द पॉइंट एट विच द वेव फंक्शन बिकम्स 0 is called radial node surface. The point at which the wave function becomes 0 is called radial nodal surface, radial nodal surface, or simply node, or simply node. At this point the value of wave function, at this point
the value of wave function gets inverted. Value of wave function gets inverted. That is, अगर पॉजिटिव है तो कहां चला जाएगा? नेगेटिव को, और अगर नेगेटिव है तो कहां चला जाएगा? पॉजिटिव को। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। जैसे 3s 3p के लिए जाएंगे तो फिर ये एक बार ऊपर भी आता है, फिर ऐसे होके चलता चला जाता है। वो तो वेव का फंक्शन है, जैसे जैसे आगे आप बढ़ाते जाइएगा, वैल्यूज लेते जाइएगा, उस प्रकार से वो ग्राफ प्लॉट होता चला जाएगा। उसके नीचे लिखें जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ नोड्स। जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स के लिए आपको जनरल फॉर्मूला क्या है वो अभी हम लोग को देखना है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ नोड्स? राइट, n minus 1 is the number of nodes for ns orbital. n minus 1 is the number of nodes for the ns orbital, whereas n minus 2 is the number of nodes for np orbital. तो अगर कोई में से पूछेगा कि nd ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कैसे आएंगे तो आंसर क्या होगा? अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, n-3 हो जाएगा। n-1 वाज फॉर s, n-2 वाज फॉर p, n-3 विल बी फॉर d। तो इस प्रकार से आप इसको अब जनरलाइज कर सकते हैं कि n-3 होगा तो ये नंबर ऑफ नोड्स किसके लिए निकल के आएंगे? इन nd ऑर्बिटल। पहला d कब देखा जाता है? 3 में, और 3 में जब आप d डालेंगे तो 3d में अगर आप ये वैल्यू डाल दीजिएगा तो 3d के लिए क्या हो जाएगा? 0। पहली बार नोड आपको कहां देखने को मिलेगा? 4d से देखने को मिलेगा, बिकॉज 4d में 4 माइनस 3 विल बी 1। तो पहला जो नोडल पॉइंट आएगा d ऑर्बिटल में वो कब आएगा? 4d में। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ग्राफ प्लॉट किया है आपने। वेव का जो सॉल्यूशन आया था उसके बेसिस पे सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, इसलिए हम बता भी नहीं सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ। इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फाइंड होने की संभावना। अजम्पशन ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव अगर वेव फंक्शन है तो यानी वहां मिलेगा, नेगेटिव हो रहा होगा तो शायद वहां पे नहीं मिलेगा। जहां पर भी ये फंक्शन चेंज कर रहा है, एज सच साई का कोई खास हमारे को वो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो पता नहीं है। साई स्क्वायर का हमें पता है, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब उसी का ग्राफ अभी दोबारा हम लोग देखेंगे तो साई स्क्वायर में जो भी नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। और फिर सारा का सारा वैल्यू तो बोलते हैं जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे आपको क्या मिलता है? नोड मिलता है। तो साई स्क्वायर में क्या हो जाएगा? बिकॉज साई का स्क्वायर यानी जो भी नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप उसका मॉड ले रहे हैं ना एक तरीके से। तो मॉड लेंगे तो एक तो वैल्यू डबल हो जाएगी यानी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो नेगेटिव में वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव हुआ तो जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, अप्रोचिंग टू टच कर रहा होगा, वहां पे उसकी डेंसिटी 0। और एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ही तो यही है। अगर मैं किसी ग्राफ में ऐसा बता रहा हूं, वेरी दिस इज साई स्क्वायर एंड दिस इज द रेडियस, और ग्राफ मान लीजिए ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो अब जितनी बार ये इसको अप्रोच कर रहा है यानी साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है। साई स्क्वायर क्या था? साई स्क्वायर वाज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी वहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वहीं तो नोडल पॉइंट है। तो आप चाहे साई के टर्म्स में देखें या फिर साई स्क्वायर के टर्म्स में देखें, जहां जहां आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 आएगा उस जगह पे आपका वो जो वैल्यू है वो नोड उसी पॉइंट पे 0 का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। और नोड का डेफिनेशन ही यही है, द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाए हैं तो बाउंड्री डायग्राम में और बेटर क्लियरेंस आता है कि कब कहां कैसा क्या होता है। उसके नीचे लिखें नोट डाल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस रेफर टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रेफर टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रेफर्स टू द साइन ऑफ द वेव फंक्शन। ये क्या है? साइन ऑफ द वेव फंक्शन। इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन का साइन है। जो आपने फंक्शन लिखा है उसी वेव फंक्शन का साइन है, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। गलती से भी नहीं सोचना है कि जहां जहां पे पॉजिटिव हो रहा है वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज है, इन न्यूट्रॉन को दिखा रहा है, जहां नेगेटिव हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसको भी आप लिख लें, एंड नॉट रिलेटेड विथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड नॉट रिलेटेड विथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज।
not related with positive and negative charge. Full stop. नोट का सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन ऑल केसेस psi approaches to zero, psi approaches to zero. आप देख पा रहे हैं चाहे कोई भी केस हो, psi अल्टीमेटली कहां जा रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है. as r approaches to infinity, as r approaches to infinity, जैसे जैसे r की वैल्यू इंफिनिटी की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे psi की वैल्यू कहां जा रही है, psi की वैल्यू इज मूविंग टू 10 to 0. तो ये जो जितने भी ग्राफ हैं उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, psi का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, psi वाज नॉट हैविंग एनी पिकुलियर सिग्निफिकेंस. पर इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर कहीं ना कहीं हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे r इंफिनिटी को जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो होगी. r इंफिनिटी मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बाहर, रेडियस ऑफ एटम के बाहर, और रेडियस ऑफ एटम के बाहर एटम के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी भाई. आप इंफिनिटी अगर चले गए तो आप एटम के बाहर चले गए, और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, तो वो तो बिल्कुल ही संभव नहीं है. हेडिंग डालें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ. जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स Born, B-O-R-N, Born, suggested that probability density of the electron at any point is obtained, probability density of electron at any point is obtained, at any point is obtained by the value of स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल फंक्शन या वेव फंक्शन psi, बाय द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन psi. एट दैट पॉइंट द ग्राफ बिटवीन psi स्क्वायर एंड r, द ग्राफ बिटवीन psi square and r is known as probability density graph, is known as probability density graph. psi square का जो r के साथ ग्राफ है उसको आप क्या बोलते हैं, probability density graph बोलते हैं. 1s के लिए ग्राफ कुछ ऐसा देखा गया, 2s के लिए जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा देखा गया. इस प्रकार से सारे जो आपने ग्राफ बनाए हुए हैं, P के लिए जो ग्राफ था वो कैसा देखने को मिला, P के लिए जो ग्राफ था दैट वाज समथिंग लाइक, P के लिए जो ग्राफ था दैट वाज समथिंग लाइक दिस. यहां पे कोई चीज नेगेटिव नहीं आई थी इसलिए यहां पर अभी भी कोई चीज नेगेटिव नहीं है. लेकिन 3P के लिए जो मैंने ग्राफ बनाया था दिस वाज फॉर 2P, दिस इज फॉर 2s, दिस इज फॉर 3P. 3P के लिए जो ग्राफ बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था, दिस वॉज फॉर 3P. तो अभी जहां जहां पे ये किसका ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस r का ग्राफ, जिस जिस पॉइंट पर द ग्राफ इज आइदर टचिंग और अप्रोचिंग टू टच जीरो, जैसे यहां पर वो टचिंग जीरो हो रहा है, यहां पर वो टचिंग जीरो हो रहा है, यहां पर अगर वो टच हो रहा है यानी वैल्यू ऑफ द ग्राफ अगर जीरो की ओर आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर जीरो मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज जीरो. और उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट इज ओनली नोन एज नोड. इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओनली नोन एज नोड, इसी को तो नोड कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ भी आप अपनी कॉपी में बना लें. किसका, अरे ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया है, ऐसा होता थोड़ी है, ये चक्का थोड़े है इतना बड़ा. ये बात कर रहे हैं हम 10⁻⁻10 के ऑर्डर का. तुम कहां हो, पढ़ते पढ़ते तुम फिजिकल वर्ल्ड में चले गए. हम लोग बात कर रहे हैं 10⁻10 के ऑर्डर का. तो अभी न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो क्या फिजिक्स में, इसलिए ऐसा हो रहा है. क्या अपना क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को मिला रहे हैं. ये क्लासिकल फिजिक्स है पर डायग्राम
कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स बट द डायग्राम इज फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब इतना बड़ा थोड़ी होता है एटम, वो तो इतना छोटा सा स्पेस होगा, एक थोड़ा सा एक जगह होगा। तो एटम ही 10⁻⁻10, उसमें भी एक छोटा सा स्पेस जिसका ऑर्डर 10⁻13 के ऑर्डर का होगा। 10⁻10 ही समझाना मुश्किल है, 10⁻13 उसमें एक छोटा सा स्पेस होगा जो सब काल्पनिक बातें हो रही हैं, और उसमें तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर इसके तो 2 रेडियस आने चाहिए, आउटर रेडियस, चक्का थोड़े है कि इनर रेडियस होगा आउटर रेडियस होगा। चलो इसको बनाओ अपनी कॉपी में। उसके बाद हेडिंग डालें बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये बना लिया बाउंड्री सरफेस डायग्राम, हेडिंग डालिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब एक्चुअली हम लोगों को इस जगह पर पहुंचना था कि ये कैसे पता चला कि इसका शेप कैसा होगा, और ये कैसे पता चला कि कहां पर खाली होगा और कहां पे खाली नहीं होगा। तो ये हमें इन सारे जो ग्राफ्स मैंने अभी आपको बना के दिखाए हैं उसकी मदद से हमें पता चलता है। गॉट इट? हेडिंग डालिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम, लिखिए उसके अंदर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी, the probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagram, can be visualized in terms of charge cloud diagram। याद रखिएगा वहां पे क्लियरली वर्ड मेंशन किया गया है कैन बी विजुअलाइज्ड, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, माने एक रूप दिया गया है, ऐसा होता नहीं है। उसको समझने के लिए चूंकि हमें जो है ना वो आदत लगी हुई है कि जब तक कोई चीज को हम हाथ में नहीं देखते ना छू के, तो पता नहीं चलता है। आप देखिए इमेजिन में कोई आदमी वो कपड़ा खरीद रहा होता है, तो कपड़ा जैसे साड़ी, जनरली मेरी वाइफ को देखा है वो क्या सब क्या चौथ वौथ रहता है, करवा चौथ और क्या तीज और ये सब कुछ चल रहा है। अभी तो तीज का मौसम है, सर आधी तीज है शायद, और टुडे इज ओनली तीज। तो अभी वो तो तीज नहीं मनाती, लेकिन उनके अगल बगल दोस्त यार सब मनाते हैं। तो कोई अमेजन से साड़ी मंगा रहा है, तो कोई खुद खरीद के ला रहा है। अच्छा देखिए, जब तक आप ना कपड़े को ऐसा टच करके नहीं छूते, पता नहीं चलता वो क्या चीज का है। तो हमें खास करके महिलाओं को, बाकी दुनिया का कुछ भी मंगा लेगी, ऑनलाइन अगर वो साड़ी मंगाई है तो उसको पक्का है साला रिटर्न जाना है, कोई रोक नहीं सकता उसको रिटर्न जाने से। वो आज देने आया, 2 दिन बाद फिर लेने जाएगा, लेके जाएगा 100%। देखने में कलर अच्छा लगा, पर मटेरियल का गारंटी क्या है? मटेरियल का गारंटी है, इसलिए कपड़ा जनरली लोग देखेंगे आप लोग ऑनलाइन नहीं मंगाया जाता है। क्या रीजन है? वो मटेरियल का गारंटी रहता। ऑफ देख के आप 300-400 में बड़ी बढ़िया जीन्स मिल रही है, 600 रुपए में मंगा लिया, ऑफर चल रहा है, देखो यार ये तो चलो तो दिल्ली मार्केट से भी बेकार दे दिया। तो ऐसे होता है। तो हमें क्या ना फिजिकल वर्ल्ड में रहने की आदत है, हम चीजों को देखते हैं, छूते हैं, फील करते हैं, सेंस ऑर्गन से फील करते, तब समझ में आता है। अभी जो चीजें चल रही है वो फील के ऊपर की चीज है। एक तो एटम, मतलब एज इफ की कोई सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है, वैसे कुछ हो रहा है। जितना बायोलॉजी जानता था उतना बोल दिया। खैर, तो ये इतने छोटी चीजें हो रही हैं, तो इसको तो हम ऐसे वीव, और एक तो वीव करेक्टर है, विजुअलाइजेशन ऐसे भी थोड़ा मुश्किल काम है। तो चूंकि हम उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो एक स्वरूप दिया गया है, जैसे भगवान को एक स्वरूप दिया गया है। दुर्गा माँ थोड़े ना 10 हाथ लेके ऐसे घूम रही है, संभव है? 10 हाथ है उनका, एक से चाटा मार रही है, एक से तलवार चल, ऐसा संभव है? नॉट पॉसिबल। ऐसे होगा? वो उतना बताना चाह रहा है, वो रूप जो है उनका, वो जो 10 हाथ वाला जो रूप है, ये बताना चाह रहा है कि वो नारी शक्ति है, उनके पास बहुत ताकत है, इतना ताकत है, 10 हाथ का ताकत है कि एक साथ में ऐसे जुप 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 जुप, वो जैकी चैन टाइप इतना तेज हाथ हिलाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। ये बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही ये जो मैंने बोर्ड पर बनाया है, ये क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट टू विजुअलाइज कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कहां पर? कहीं तो है, वही हम लोग यहां देख रहे हैं, वो विजुअलाइज करना है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, क्या लिखा? चार्ज क्लाउड डायग्राम कॉल्ड द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इसी को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं। इन दीज डायग्राम्स द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इन अ रीजन shows the electron probability density. The density of the dots यहां जो बनाया है, density of the dots बता रहा है
कि कितने वहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट की संख्या ज्यादा है मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संख्या संभावना ज्यादा है। तो लिखें, इन दीज डायग्राम्स द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इन अ रीजन shows the electron probability density in that region. Full stop. Got it? In this diagram, the density of the dots in a region shows the electron probability density in that particular region. That particular region. Done. उसके नीचे अब जो ये डायग्राम मैंने आज के क्लास के स्टार्टिंग में बनाया था, इसको आप बनाइए। लिखिए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से। अब वो जो डॉट्स मैंने बनाए हैं उसका मतलब अब आपको क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये डॉट्स क्या हैं, दीज आर दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक के लिए भी इसी प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। जैसा हमने एस ब्लॉक के लिए बनाया, इसी प्रकार से अब किसके लिए बनाएंगे, पी ऑर्बिटल के लिए भी हम बनाएंगे। पी ऑर्बिटल के लिए जो शेप होता है उसको बोलते हैं डबल डंबल शेप। डबल डंबल, डंबल समझते हैं? जो लोग जिम वगैरह जाते होंगे, अच्छा हाँ, जो पहली बार बोल रही है वो देखिए, उसकी आवाज देखिए, उसका शरीर देखिए। मैंने कहा जो जिम वगैरह जाते होंगे और जो हाँ बोल रही है वो देखिए। अगर ना मैं कैमरा ऐसे रोटेट करके दिखा दूं तो जो हाँ, जिस तरह आप लोगों को हंसी आ रही है, सारे लोगों को हंसी आएगी कि हाँ डबल डंबल, ये तो मैंने देखा हुआ है। ये देखा क्या है, इसको तो मतलब यू उठा लेते हैं हम। अच्छा, तो मैंने आप जिम का कभी सोचे थे, मतलब गए थे कभी? अच्छा, जिम हम कभी गए नहीं, लेकिन मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि वहां सुनते हैं कि जो मेरी तरह होता है वो आपकी तरह हो जाता है और जो आपकी तरह होता है वो मेरी तरह हो जाता है। ऐसा सुनते नहीं? ऐसा नहीं है, नहीं होता होगा, पता नहीं। चलिए खैर, तो डबल डंबल शेप रहता है। इसके अंदर हम लोग तीन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पी एक्स, एक पढ़ते हैं पी वाई और एक पढ़ते हैं पी जेड। ध्यान से देखिएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड किस प्रकार से आपस में इस तरह से रहते हैं। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब मैं पी एक्स की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जो आपका शेप बनेगा, जो डंबल होगा, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये जो आपका बना है, दिस इज पी एक्स डबल डंबल, ये इस प्रकार से आपका पी एक्स बना। सिमिलरली जब हम पी वाई की बात कर रहे हैं, जब हम पी वाई की बात कर रहे हैं तो पी वाई कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहां पे जेड एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस है, पर जेड एक्सिस किधर होगा, फ्रॉम इनसाइड द बोर्ड टू आउटसाइड द बोर्ड टुवर्ड्स यू। पर बोर्ड पर जब बनाते हैं तो जेड एक्सिस कैसे दिखाते हैं, कुछ इसी प्रकार से दिखाते हैं। जेड एक्सिस भी वहां पर प्रेजेंट रहता है और यहां पर जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से वाई एक्सिस में होता है। दिस इज योर पी वाई। एंड जब आप जेड एक्सिस में बनाओगे, यानी जब आप पी जेड बनाओगे तो उसे कौन से एक्सिस पे बनाओगे, जेड एक्सिस पर बनाओगे। ये एक्स, ये वाई और ये आपका क्या था, जेड था। दिस टाइम जो आपका डंबल होगा वो किधर आएगा, ये पी जेड की ओर आता है। दिस इज योर, ये पी जेड है। इसको डबल डंबल नहीं बोल के ना, मैं कहता डबल लोब्ड डंबल बोलते हैं, सॉरी डबल लोब्ड डंबल, डबल लोब्ड, LOOBED, लोब्ड डंबल जो शेप बोलते हैं। दो लोब है ना इसके पास, लोब माने ये जो दोनों साइड पर एक एक निकला हुआ है, दिस इज वन लोब एंड दिस इज द अदर लोब। एंड इसके अंदर जो डॉट्स बने रहते हैं वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। जहां पर डॉट की संख्या ज्यादा वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जहां पर डॉट्स की संख्या कम वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। ये बात तो मेरे ख्याल से अब जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से डॉट्स जो हैं वो बने रहते हैं। सिमिलरली इधर भी बना लेना है। मैं अब कम डॉट्स बना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे डेंसिटी कम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लीजिएगा। मैं अब झटपट में बना रहा हूं, पर याद रखिएगा डेंसिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स की संख्या ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी क्या होती है,
ज्यादा होती है। गॉट इट? एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, दैट इज नोडल प्लेन। दैट इज व्हाट? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि जैसे आपने s का ऑर्बिटल देखा, जैसे आपने p का ऑर्बिटल देखा, इसी प्रकार से आप देखेंगे d का ऑर्बिटल। d के बाद f का भी ऑर्बिटल होता है, पर f ऑर्बिटल मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो d ही बनाना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि सारे के सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं और उसे हम बना रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो कुछ कुछ तो दिख के बन भी जा रहा है, पर जो f ऑर्बिटल है उसका डायग्राम बनाना काफी कठिन है, इसलिए f ब्लॉक में नहीं, f जो ऑर्बिटल है उसका मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, होप कि आपने ये तो बना लिया होगा, s ऑर्बिटल वाला बना लिया सबने। चलिए, तो अब वहां पर देखिए आप d ऑर्बिटल, यहां पे देखिए d ऑर्बिटल। अब ये जो d ऑर्बिटल है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल डम्बल्ड, फोर लोब्ड डबल डम्बल्ड, फोर लोब्ड डबल डम्बल्ड, ये फोर लोब्ड डबल डम्बल्ड शेप में आता है। अब ये होते हैं 5। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी के कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। याद है कौन कौन से? नहीं, पहला होगा dxy, दूसरा होगा dyz, तीसरा होगा dxz, और 2 और हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उसे लिख लें। ये आपने बना लिया? ये सब होगा सबका कंप्लीट? बना रहे हैं? चलिए ठीक है, फिर मैं ये तीनों बनाता हूं, बाद में और दोनों जो है उसको भी मैं कंप्लीट करता हूं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका शेप आता है। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, एंड दिस इज योर z एक्सिस। यहां पर z की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये किस किस प्लेन पे है? xy प्लेन पे है, तो मैं इसे यहां डायरेक्टली इस प्रकार से बना देता हूं, जहां पे सिर्फ xy प्लेन की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये आपका x एक्सिस और इस प्रकार से आपका y एक्सिस। कल ही शायद मैं मेहंदी का डिजाइन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, और देखिए आज मेहंदी का डिजाइन बना भी रहा हूं, तो ये कलात्मक और रचनात्मक जो चीजें हैं धीरे धीरे मजबूर हो रहा हूं वो सब करने के लिए। कल वही चीज नोट करने से मना कर रहे थे, आज वही करवा कर क्या रहे हैं? मैं मेरे हाथ में है ही नहीं भाई, ये सब तो सब बुक में दिया हुआ है, उसी को बनाया जा रहा है। अच्छा, ये आपका हो गया dxy का d ऑर्बिटल का डायग्राम। ध्यान से देखिएगा, ये आपने क्या बनाया? d ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना पड़ता है? नेक्स्ट बनाना पड़ता है dyz। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, dyz को यहां पर ना बना के यहां पे एक्सिस चेंज कर दे रहा हूं। अभी यहां पे क्या है? z इधर है। अब मैं ये डायग्राम को ऐसे ही छोड़ देता हूं और मैं एक्सिस को बदल देता हूं। इसका क्या मतलब है? मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है, ये z हो गया और ये y हो गया, और x कहां चल रहा है? अभी यहां चल रहा है। तो अब dyz वही होगा ना, सेम डायग्राम वही वापस से बना देता हूं। नहीं तो अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जैसा कि यहां पे बना हुआ है, तो एक्चुअली में आपको कैसा देखने को मिलेगा? एक्चुअली में आपको डायग्राम ऐसा देखने को मिलेगा। ये अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, चारों का छेओ जो एक्सिस है उसको अगर मैं ठीक तरीके से, अगर मैं एक और पेन अगर पकड़ पाया, शायद पकड़ पा रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर, एंड दिस इज योर। जब मैं xy बोल रहा हूं, जब मैं क्या बोल रहा हूं xy, एक लोब कहां प्रेजेंट होगा? इधर x पे, और एक लोब कहां प्रेजेंट होगा? y पे। इस प्रकार से एक लोब इधर और एक लोब इधर। ये पहला डायग्राम बना हुआ है। z वाले में क्या होगा? yz। तो डायग्राम क्या होगा? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। अच्छा, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे घुमा दे रहा हूं, ये z है, ये क्या है? y। अच्छा, अगर मैं ऐसे घुमा दूं, x कहां चला गया? मेरी और आपकी ओर। ये क्या हो गया? y, और ये क्या हो गया? z। मैं सेकंड में वही कर रहा हूं, मैंने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो अभी ये z कहां गया? प्लेन में आ गया, और x क्या हो गया? इधर आ गया। तो अभी डायग्राम तो वही हो जाएगा, डायग्राम में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तीनों का डायग्राम वही होगा। बस मैं क्या करता जाऊंगा? सिर्फ मैं क्या करता जाऊंगा? उसके एक्सिस को चेंज करता चला जाऊंगा। इससे क्या है? मेरा काम आसान हो जाएगा और आपका विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए मैं इसे z मान के बनाता तो कैसा करता? चलिए कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे z मानता तो डायग्राम कैसा होता? डायग्राम होता कुछ इस प्रकार का, डायग्राम होता कुछ इस प्रकार का।
लेकिन ये फील नहीं आ रहा है कि क्या बना हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक्सिस को ही क्या कर दिया, बदल दिया। इसको कर दिया z और इसको कर दिया x, और तब जब मैं बना रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली डायग्राम है कैसा। वो भी वही है, ये भी वही है, सिर्फ बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इन द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन पर रहने से क्या है आपको थोड़ा सा दिखता है, आउट ऑफ द प्लेन होने से आपको दिखेगा नहीं। तो इसके अंदर भी आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए बाय दी डॉट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करिए, और फिर इस वाले में भी आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो है हमारा एक्सिस, दैट इज एक्स जेड प्लेन। अब मैं इसे x मान रहा हूं, इसे z मान रहा हूं, और ये अज्यूम कर रहा हूं कि y अब कहां चला गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो डायग्राम मेरा इस बार भी अभी भी क्या होगा, वही होगा। ये आपका हो गया z एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, और इस प्रकार से आपने चोटी बना दिया, सॉरी इस प्रकार से आपने ऑर्बिटल बना दिया, और उसको फिर पेंट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। बुक में भी मेरे ख्याल से उन लोग एक्सिस ही चेंज करते हैं, एनसीईआरटी में मैंने देखा है कि चूंकि एक्सिस चेंज करना इज रिलेटिवली इजियर देन वो पूरा का पूरा वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हम 2D में रहे, इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। बाकी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक दी एनसीईआरटी बुक, जहां पर आपको इस प्रकार से वो लोग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से dxy, dxz एंड dzx ये आपको मिल गया। एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक क्या होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वो आप देखिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, और एक होता है dz स्क्वायर। कुल मिला के 5 आपके ऑर्बिटल होते हैं, ये आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, दिस इज dz स्क्वायर। तो ये dz स्क्वायर है। ज्यादा अच्छा होगा अगर ये इस दोनों में आप एक्सिस ना लिखे, रीजन बीइंग एक्सिस लिखने पर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो डायग्राम लिखिए वो ऐसा लिखिए, एक्सिस ना लिखते हुए कुछ इस प्रकार से, और इसका जो डायग्राम लिखिए वो ऐसा लिखिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सारा का सारा ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है समझना। ये सब तो आसान है, ये इन दोनों के बीच में लोप पड़ रहा है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखा दीजिए, पांचों के पांचों ऑर्बिटल आपको मैंने इस प्रकार से दिखा दिए। ये जो है ना, ये एक सर्कुलर रीजन रहता है, ये देखिए बुक में देख लीजिएगा, ये सारे के सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं, बहुत डिफिकल्टी से 2D में इसको बनाया गया है, रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है विजुअलाइजेशन। एक्सिस जो है वो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, समटाइम्स इट इज लाइक दिस, समटाइम इट इज लाइक दिस। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मुश्किल होता है। इस प्रकार से आपने d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, dxy, dyz, zz, xz या zx, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, px, py, pz, और s के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। s का कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप, y का p का कैसा शेप होगा, तो डबल लोब्ड डम्बल शेप, और इसका कैसा होगा, 4 लोब्ड डबल डम्बल्ड शेप। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जो आज की क्लास को फिर मैं यहां समाप्त करूंगा, और अगली क्लास जो कि लेक्चर नंबर 20 है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर की लास्ट क्लास होनी चाहिए, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। कोशिश करूंगा कि अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास हो, भले ही 1.5 घंटे की क्लास क्यों ना हो, 2 घंटे की क्लास क्यों ना हो, पर ये अगली क्लास में से खत्म कर दूंगा। हेडिंग डालें, नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, नोड्स किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी जगह जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना क्या है, 0 है, उसको आप क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए मैं यहां पर देखूं तो यहां पर एक प्लेन दिखाई दे रहा है क्या आपको,
ये इस प्रकार का एक प्लेन है, ऐसे समझिए, इसको समझना थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली 3D चीज है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। सपोज करिए ये जो शेप मैं देख रहा हूं, अभी जो ये शेप मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कुछ ऐसा शेप है ना, ये कुछ ऐसा शेप है, यहां पर लोब है, यहां पर लोब है, इधर लोब है, इधर लोब है। इस प्लेन, ये एक प्लेन है ना ये, और ये भी एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है। इस प्लेन पर कहीं अभी अगर इसके बीच बीच में लोब है प्रेजेंट, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये नोडल प्लेन है, और इस प्लेन में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। सिमिलरली अगर ये भी मैं क्या बोलूं, एक प्लेन बोल रहा हूं, लोब यहां पर है, लोब यहां पर है, लोब इस तरफ है, इस तरफ है, इस प्लेन में मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? तो कई में कुछ मिला, कुछ प्लेन्स भी होते हैं, जैसे एक सरफेस होगा तो वो एक प्लेन कहलाएगा। जैसे मैंने आपको प्लेन के लिए क्या बताया था, सपोज ये किताब है, किताब के अगर 100 पेजेस हैं तो उस किताब के 100 प्लेन्स हैं, एवरी लेयर इज अ प्लेन, यहां से लेके ऊपर तक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, ऑल आर प्लेन्स ओनली, सारे के सारे प्लेन्स है। तो प्लेन जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। इस बात को भी लिखें, द प्लेस और पॉइंट, the place or point where radial wave function passes through 0 is called nodes or radial node, nodes or radial node, nodes or radial node, also known as angular nodes, also known as angular nodes, also known as angular nodes, and the value is obtained from, and the value is obtained from n minus l minus 1, n minus l minus 1। तो नोडल प्लेन्स को फाइंड करने की जो संभावना है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। सपोज करिए मैं 3p के लिए पता करना चाहता हूं कि कितने नोडल प्लेन होंगे, तो इस फॉर्मूले में मैं क्या डालूंगा? 3 माइनस p के लिए वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस 1, वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक 3p में कितना नोड होगा? नोडल प्लेन होगा 1। ऑब्वियसली ये वो प्लेन है ना जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। ये जो प्लेन है ऐसे, अगर मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, सपोज करिए मैं px बोल रहा हूं, यहां लोब है, यहां लोब है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? विद द फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1। 3D में चेक फॉर 3D, 3D में अगर मैं यही चेक करूं तो क्या आएगा? देखिए 4D में चेक करिए, 4D में क्या आएगा? 4 माइनस 3 सॉरी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। एक ऐसा प्लेन होगा जहां पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन मिलना संभव नहीं है। दैट प्लेन इज नोन एज नोडल प्लेन। इससे आप उसका प्लेन की संख्या कितनी है किसी भी ऑर्बिटल में वो आप निकाल सकते हैं। नोड निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, प्लेन निकालने का फॉर्मूला लिखवा दिया। अगली क्लास में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, जिसके अंदर आपको कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। जैसे एक होता है बाउ प्रिंसिपल, एक होता है हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल, एक होता है n+l रूल, एक होता है और कोई एक रूल है, व्हाट इज दैट? वन मोर रूल इज देयर नो, अबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सारे रूल पढ़कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।